Welcome to online class. So as you all know, we are discussing what? We are discussing our chapter. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी और हम हमारे पिछले पार्ट में क्या कर रहे थे? हमने किया था इकोसिस्टम हम देख रहे थे। हम क्या देख रहे थे भाई? हम हमारा इकोसिस्टम देख रहे थे। तो व्हाट इज द इकोसिस्टम? एंड वी हैव डिस्कस्ड इकोसिस्टम्स डेफिनेशन एंड सम अदर पॉइंट्स लाइक बायोस्फीयर में जो है दो प्लांट किंगडम्स होते हैं, एक तो प्लांट किंगडम्स और एक दो किंगडम होते हैं, एक तो प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। सर्वाइवल के लिए इंटरडिपेंडेंट होते हैं और सेपरेट जोन्स होते हैं बायोस्फीयर में, फिजिकल एनवायरनमेंट, प्लांट एंड एनिमल जोन्स, सब ये होते हैं। तो इन सबको मिला दिया जाए तो इनको क्या कहते हैं? हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए इकोसिस्टम है ये, इकोसिस्टम इन बायोस्फीयर। सारे के सारे इकोसिस्टम चलता रहता है, सब कंज्यूम करके एक साइकिल चलाता है। तो एलिमेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर। क्या कर रहे हैं भाई? ये सब इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। ऑल द बायोटिक कंपोनेंट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जितने भी जिनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि लायन है तो वो हिरण के जो है हंटिंग पे डिपेंड करेगा। तो हर चीज पे वो डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और प्लांट्स खाते हैं कुछ एनिमल्स, उन पे डिपेंड होते हैं। ऑल्सो इंटरेक्ट विद द अबायोटिक कंपोनेंट। और जो अबायोटिक कंपोनेंट है ना, वाटर, एयर, सॉइल, उनसे भी वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ भी। फॉर एग्जाम्पल, इन अ स्मॉल पॉन्ड, कोई तालाब है, पॉन्ड है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे ना उस पॉन्ड या तालाब में, जैसे प्लांट्स होगी, इंसेक्ट्स होगी, फिश होगी, वो डिपेंड करेगी ईच अदर पे एंड ऑल्सो ऑन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक वाटर एंड सनलाइट। उन पे भी डिपेंड करेगी और एक दूसरे पे भी डिपेंड करेगी। फिश किसको खाएगी? फिश कुछ प्लांट्स खा लेगी, कुछ इंसेक्ट्स खा लेगी, वगैरह खा लेगी, ये सारी की चीजें खा लेती हैं। तो सनलाइट इन सब पे भी डिपेंड करती है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, वाटर चाहिए उनको फॉर देयर सर्वाइवल। इन एवरी इकोसिस्टम देयर एग्जिस्ट अ बैलेंस और इक्विलिब्रियम इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है वन एनिमल टू अनदर, वन प्लांट टू अनदर, इस तरीके से। दिस इज नोन एज इकोलॉजिकल बैलेंस। इस तरीके से जो ये एक दूसरे पे ट्रांसफर होता है ना, इनको क्या कहते हैं भाई? इनको कहते हैं हम इकोलॉजिकल बैलेंस। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपको दिया हुआ है एक इकोसिस्टम। किस तरीके का इकोसिस्टम है ये? क्या है? प्लांट है, प्रोड्यूसर है। देखो, सोलर से एनर्जी मिली, क्या मिली भाई? सोलर से एनर्जी मिली। इन्होंने जो अबायोटिक केमिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मिनरल्स, ये सब लिए। ठीक है, हीट वगैरह इन सब से ली। अब इन्होंने क्या, प्रोड्यूसर्स बन गए, ये प्लांट्स है। अब इनके जो प्रोड्यूसर्स है उनको कौन खाएगा भाई? हर्बिवर्स खाएंगे, कॉर्निवर्स ही हर्बिवर्स को खा जाएंगे। और फिर ये जीआई अपने डिकम्पोजिशन हो जाएंगे, बैक्टीरिया, फंगी लगेंगे और फिर ये वापस एनवायरनमेंट में ऊपर जाएंगे और सारे बन के फिर से साइकिल चल जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? ये एक इकोसिस्टम चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक फैक्ट दिया हुआ है कि 5 जून को एवरी ईयर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून को क्या किया जाता है भाई? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको याद रखना। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड। इन सबके एक इकोसिस्टम हो सकते हैं। सबके क्या हो सकते हैं? इकोसिस्टम हो सकते हैं। ग्रासलैंड में कुछ ग्रास होपर, ये अलग अलग तरीके की जो है एनिमल्स हुआ करते हैं, उनको कोई और खाएगा, फिर उनको भी कोई और खाएगा। तो इस तरीके से एक साइकिल चलता रहता है। इकोलॉजिकल बैलेंस जो हमने बोला, इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी, आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने क्या देखा अभी? नेचुरल एनवायरनमेंट हमने पूरा देख लिया। क्या देख लिया? नेचुरल एनवायरनमेंट पूरा हो गया। अब हम क्या देखेंगे? ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये हमारा क्या दूसरा कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। हमने वो डायग्राम में देखा था एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स, नेचुरल सारे देख लिए, इकोसिस्टम उसमें अलग से। और अब हम देखेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। चलिए ह्यूमन एनवायरनमेंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद ह्यूमन मेड देखना है हमें। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट रेफर्स टू एवरीथिंग क्रिएटेड बाय मैन लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है क्या करता है कि हर चीज जो मैन ने डेवलप करी, क्रिएट करी, जैसे रोड हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, ब्रिजेस हो गए। इट ऑल्सो रेफर्स टू ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये सब क्या है भाई? ह्यूमन एनवायरनमेंट है। ये सब क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट भी हो सकते हैं।
ये सब क्या ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। अब आगे देखते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। वो तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हो गया, ह्यूमन बीइंग भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दे अडॉप्ट देमसेल्व्स टू द एनवायरनमेंट एंड देयर एक्शंस आल्सो हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन देयर सराउंडिंग्स। मीन्स बिल्कुल उनकी सराउंडिंग्स। द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड देयर एनवायरनमेंट चेंज विद प्लेस एंड टाइम। प्लेस और टाइम के साथ जो है उनके बीच में इंटरेक्शन वगैरह चेंज होते ही रहते हैं। अर्ली ह्यूमन बीइंग्स हैड वेरी फ्यू नीड्स एंड लेड अ सिंपल लाइफ। शुरुआत में ह्यूमन बीइंग्स कैसे थे? उनकी बहुत ही कम जरूरतें थी और वो लाइफ आसानी से जी लिया करते थे। दे वर एबल टू फुलफिल देयर नीड फ्रॉम व्हाट वाज अवेलेबल इन नेचर अराउंड देम। और वो क्या करते थे भाई? वो अपनी जो भी नीड्स थी उनको फुलफिल कर लिया करते थे। क्या कर लेते थे? उनको फुलफिल कर लेते थे थ्रू देयर एनवायरनमेंट। अब हेंस दे एडजस्टेड एंड सेलेक्टेड easily with their environment and did not feel the need to modify it। क्योंकि वो एनवायरनमेंट से अपनी नीड्स पूरी कर लेते थे, उनको जरूरत नहीं थी मॉडिफाई करने की, उनकी ज्यादा नीड्स नहीं थी। ग्रेजुअली देयर नीड्स एंड डिमांड्स इंक्रीज। और क्या हुआ? धीरे धीरे उनकी नीड बढ़ी, डिमांड्स बढ़ी। एंड दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, रियरिंग एनिमल्स एंड यूजफुल। तो बाद में उन्होंने क्या किया? क्रॉप्स बनाना, रियरिंग कराना एनिमल्स को, यूज करना फायर का, अलग अलग पॉट्स वगैरह आगे आदि चीजें बनाने में वो सब करने लगे। फॉर दिस दे हैड टू अल्टर द एनवायरनमेंट। मगर इन सब चीजों के लिए उन्हें एनवायरनमेंट को यूज करना पड़ेगा, मतलब एनवायरनमेंट को थोड़ा बहुत कम करना पड़ेगा उसकी प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट हैड टू बी कट फॉर कल्टिवेशन इन प्रोड्यूसिंग फायर यूजिंग वुड। अब अगर फायर चाहिए तो लकड़ी चाहिए होगी, लकड़ी के लिए वुड चाहिए, वुड के लिए पेड़ चाहिए, पेड़ों को काटो। कल्टीवेशन के लिए पेड़ों को काटना पड़ेगा, फॉरेस्ट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक सपाट जमीन चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। ये सारी चीजें हमें सोचनी पड़ेगी। तो इस वजह से उन्होंने एनवायरनमेंट को थोड़ा कम किया फॉर फुलफिलिंग देयर नीड। शुरुआत में ऐसा नहीं था, बाद में इंक्रीज हुई उनकी डिमांड। पीपल स्टार्टेड मेकिंग प्रोग्रेस। अब जैसे जैसे लोगों ने क्या करना शुरू किया भाई, प्रोग्रेस हुई, लोगों के पास कई तरीके की चीजें आने लग गई। एंड द व्हील वॉज इन्वेंटेड, और व्हील का इन्वेंशन हो गया। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड विच वॉज एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेड। जब व्हील का प्रोडक्शन हो गया तो एनिमल्स की सहायता से वो एक जगह से दूसरी जगह फूड हो गया, वो कुछ भी और चीजें हो गई, उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया करते थे। दिस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड। और इस तरीके से क्या हो गया, जब वो व्हील का इन्वेंशन हो गया तो ट्रेड आसानी से होने लग गया। तो व्हील के इन्वेंशन ने बहुत ज्यादा उनको मदद करी ट्रेड करने में। द इन्वेंशन ऑफ मशीन्स gave birth to factories which started manufacturing goods। उन सब ने क्या किया भाई? फैक्ट्रीज को बना दिया जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही। These factories were doing all these things। तो क्या हम देख रहे थे? हम देख रहे थे these factories used raw materials and natural reasons like iron ore, coal and fuel, इस तरीके की चीजें। और अभी जो थोड़ी देर पहले क्या कुछ टेक्निकल एरर हो गई थी, उस वजह से कुछ वहां पे करना पड़ गया था, अदरवाइज यहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाती है आपको। तो टेक्निकल एरर होने की वजह से कुछ यहाँ पे सही करना पड़ गया। अब हम दोबारा से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर कोई इनकन्वीनियंस होगी हो किसी को तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। बट क्या है कि कभी कभी कोई टेक्निकल एरर हो जाती है, उसके लिए टेक्नीशियन को तो बुलाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे वही चीज हुई। तो यहाँ पे देखिए आयरन और कोल, फ्यूल, क्योंकि इसमें भी क्या है, इसमें भी हमें एक चीज पता लग रही है इन सब चीजों से भी, कि अगर हमारी डिमांड्स बढ़ेगी तो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो हमें अलग अलग मेन फोर्स की आवश्यकता होगी, तो ह्यूमन की आवश्यकता होगी। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट से हम ये भी चीज समझ सकते हैं। तो हर चीज जो हमारे आसपास हो रही है उससे भी हम ह्यूमन एनवायरनमेंट को समझ आसानी से सकते हैं, ठीक है। स्टार्टेड डिप्लीटिंग स्लोली। तो जो अभी ह्यूमन की यहाँ से मूवमेंट हुई थी वन प्लेस टू अनदर, जो अभी यहाँ पे हुआ था, वो एक टेक्निकल एरर को सही करने के लिए हुआ था। बट उसी तरीके की मूवमेंट इन सब पे भी होती थी। एक गुड़ को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाते थे लोग, क्यों? क्योंकि उनकी नीड थी, डिमांड थी। जैसे अभी हमारी डिमांड है कि भाई आपका जो लेक्चर है एकदम सही होना चाहिए, कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो हमें टेक्निकल एरर को सही करने के लिए कोई ना कोई पर्सन बुलाना पड़ता है। अब दिस रैपिड डेवलपमेंट लेड टू चेंजेस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड कॉज्ड अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। अब ये सारी की सारी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन सबको डिप्लीट कर दोगे आप, चेंज होगा नेचुरल एनवायरनमेंट में और अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज आने लग जाएगी।
क्यों? क्योंकि जो बाकी चीजें आपने डिस्ट्रॉय करी है, फॉरेस्ट वगैरह डिस्ट्रॉय करेंगे, वहां पे जो इकोसिस्टम था, वहां पे जो लोग रहते थे, वहां पे जो जिस तरीके के एनिमल्स थे, वो अपना हैबिटेट खो चुके हैं, तो उन्हें दूसरा हैबिटेट ढूंढने में मुश्किल होगी। तो कई एनिमल्स जो है उनका हैबिटेट खत्म होने की वजह से वो डेथ की कगार पे आ गए हैं। तो कई तरीके के एनवायरमेंटल इश्यूज भी आ सकते हैं हम इन एक्सट्रैक्शन कर करके की वजह। कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड ओवर पॉपुलेशन आर एडवर्सली अफेक्टिंग द नेचुरल एनवायरमेंट। तो क्या है भाई, किस तरीके की चीजें हो रही है? तो अगर देखा जाए तो कई तरीके की चीजें यहाँ पे हो जाती है। ओवर पॉपुलेशन आर द एडवर्सली अफेक्टेड नेचुरल एनवायरमेंट। ठीक है, अब द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस सो रैपिडली दैट नेचर इज नॉट एबल टू रिपेयर द डैमेज। अब चेंजेस जो है बहुत जोर जोर से हो रहे हैं, आप सब जानते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई टेक्निकल एरर आ गई, तो उसको सही करने के लिए हमें एक पर्सन को बुलाना पड़ेगा। उसी तरीके से वहां पे भी कई तरीके के एनवायरमेंटल डैमेज होते थे, तो उनको रिपेयर करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता था। हम आज क्या कर रहे हैं? हम डिफोरेस्टेशन को कम करने के लिए फोरेस्टेशन कर रहे हैं, तरह तरह के पेड़ लगा रहे हैं। तो कहीं पे भी कुछ डिफिकल्टी आएगी तो उसको सही करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ डिफिकल्टी आई, हमने एक पर्सन बुला लिया। वहां पे डिफिकल्टी आई, उन्होंने पेड़ लगा दिए। अब ग्लोबल वार्मिंग, एक्सटिंक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, क्या है भाई? एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट जो है उनका एक्सटिंक्शन भी हो जाता है। एनिमल्स एंड बर्ड्स, पॉपुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर आर सम ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। क्यों? क्योंकि वाटर का हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकोलॉजिकल जब एडवांसमेंट होगा तो कई सारी प्रॉब्लम्स आएगी। जैसे अभी यहाँ पे हम लेक्चर पढ़ा रहे हैं, तो इसकी टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी है तो उसका कई तरीके से नुकसान भी है। क्यों? क्योंकि इसमें कई बार एरर आ जाता है, उसको सही करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है। एंड कंसिक्वेंट हार्म डन टू द एनवायरमेंट। और जब ये सारी चीजें होगी तो टेक्नोलॉजी की वजह से एनवायरमेंट को तो नुकसान होगा। एनवायरमेंट से ही तो सारी चीजें हमें मिल रही है, तो अगर हम एनवायरमेंट को बहुत ही ज्यादा कम करते रहेंगे और उसका रिकवरी नहीं करेंगे तो फिर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। So to save our environment, efforts have to be made to maintain a healthy balance between human environment and nature. तो क्या करना पड़ेगा हमें? हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जो हमें मेंटेन करने पड़ेंगे एक हेल्थी बैलेंस करने के लिए बिटवीन ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड नेचर। तो क्या हो गया भाई? ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचर को करने के लिए हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा कि आपको ह्यूमन जो हो, आपको आपकी सारी की सारी नीड्स को फुलफिल तो करना है, बट लिमिट, जितनी आपकी नीड है उतना आप फुलफिल कर लीजिए। एनवायरनमेंट को ज्यादा डिग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर ग्रीड। तो ये यहाँ पे हो गया, और इस तरीके से हमारा क्या हो गया? ह्यूमन एनवायरनमेंट भी हो गया और हमने ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट भी कर लिया। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में किस तरीके की चीजें होंगी? रोड्स, बिल्डिंग्स वगैरह बन जाती थी। तो अब दोबारा से अपने इस पे आ जाइए। ये देखिए, ये ह्यूमन एनवायरनमेंट में हमने देख लिया इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, अलग अलग तरीके की चीजें होती है, और रोड्स वगैरह ये सब जो है बना देते थे ह्यूमन मेड चीजें। तो ये सब हमने देख लिया। अब आ जाइए हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमें सॉल्व करने हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर्स तो मैं आपको बता दूंगा, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको क्या करने पड़ेंगे? कुछ क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क में करने होंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? ये एक इकोसिस्टम किस तरीके का होता है वो आपको बताना है। चलिए बताइए, इकोसिस्टम किस तरीके का होता है भाई? व्हाट इज एन इकोसिस्टम, हमें ये सब बताना है। तो इकोसिस्टम किस तरीके का होता है? ये इकोसिस्टम हमें इसकी डेफिनेशन मैंने आपको कहा था, इकोसिस्टम की डेफिनेशन उससे देख लीजिएगा, वहीं में आपकी डेफिनेशन आ जाएगी। आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए, ये रही आपकी इकोनॉमी इकोसिस्टम की डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन आपकी? इट इज अ सिस्टम फाउंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है? ये एक सिस्टम है जो फॉर्म होता है बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके इंटरेक्शन की वजह से विद ईच अदर। ईच अदर होता है अपने एक दूसरे में करते हैं, विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। क्योंकि एनवायरनमेंट के फिजिकल, केमिकल कई तरीके के फैक्टर्स होते हैं जिनकी हमें नीड होती है। ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। तो ये हो गया हमारा इकोसिस्टम की डेफिनेशन। ठीक है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम हम यहाँ से बता देंगे।
चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? कि भाई नेचुरल एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हैं, ये बताना है आपको। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेचुरल एनवायरनमेंट पे आ जाइए। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, ब्रीफली देना है। तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये हमारा हो गया। अब आप इसमें चाहे तो इसका क्लासिफिकेशन ये चारों बता सकते हैं, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब करके इनके बता सकते, ठीक है। ये सब यहाँ तक आपको ये 4 पार्ट लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं। आपकी डेफिनेशन यहाँ तक हो चुकी है। तो हम इसे नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में ब्रीफली बताएं। अगर हमें डिटेल में बताना होता तो बात अलग थी। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर, ये कितने नंबर का। अगर ये मार्क्स ज्यादा का है तो आपको सारी डिटेल्स बतानी पड़ेगी, मार्क्स कम का है तो आपके लिए डेफिनेशन सफिशिएंट है। और थर्ड क्वेश्चन पे, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट बताना है। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स पढ़े थे अपन ने एनवायरनमेंट मेजर? अब मेजर तो 2 ही थे, बायोटिक, अबायोटिक, बट उसके साथ साथ हमने और भी पढ़े थे, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और बायोटिक, अबायोटिक भी लिख सकते हैं, मेजर वही है। अब गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। कौन कौन से ह्यूमन मेड है भाई? रोड्स बनाया ह्यूमन ने, बनाया ना, बिल्डिंग्स बनाई, बिल्डिंग्स हो गई, मोनूमेंट्स बनाए, मोनूमेंट्स बनाए हुए, मोनूमेंट्स के साथ और क्या बनाया, ब्रिजेस बनाए हुए, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो इस तरीके के 4 एग्जांपल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और मोनूमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज लिथोस्फीयर? ये लैंड वाला टाइप है। व्हाट इज लिथोस्फीयर आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज लिथोस्फीयर भाई, क्या है लिथोस्फीयर। आ जाइए, ये रहा हमारा लिथोस्फीयर। अब द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर और स्फीयर ऑफ रॉक। जो सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, वो क्या है भाई? वो लिथोस्फीयर। चलिए हो गया ये। इट कंसिस्ट ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये भी आप यहाँ तक आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका लिथोस्फीयर क्या है उसका भी आंसर हो गया। अब आ रही है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट? आपको क्या बताना है? बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 मेजर कंपोनेंट्स बताना। तो कौन कौन से भाई बायोटिक एनवायरनमेंट के? पहला क्या है? ये लिविंग है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, लिविंग, नॉन लिविंग। तो यहाँ पे लिविंग है, पहला तो क्या हो गया, ये लिविंग की बात करते हैं। चलिए अब हम दूसरा भी यहाँ पे देखते हैं, बायोटिक, बायोटिक में आ जाइए, आपको मिल जाएगा यहाँ पर। इट इज द वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। हमें और कुछ नहीं बताना, हमारे यही है, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन इच, ठीक है। और हमारा सेकंड क्या हो जाएगा कंपोनेंट? प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। लिविंग थिंग्स, वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, एंड वन इज एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक। अब हमारे नेक्स्ट, व्हाट इज अ बायोस्फीयर? क्या भाई व्हाट इज अ बायोस्फीयर? तो भाई बायोस्फीयर क्या है ये हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं बायोस्फीयर क्या है। आ जाइए, बायोस्फीयर किस तरीके का होता है। तो अगर हम देखें तो बायोस्फीयर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, फिर भी आपको एक बार और देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर ऑल अदर स्फीयर्स कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर। All kinds of living organisms, plants as well as animals need a surface of land and water and surrounded by air. यहाँ तक आपका हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी डेफिनेशन जो है हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर वहां तक आपको लिखनी होगी बायोस्फीयर की डेफिनेशन। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारे जितने भी ये क्वेश्चन थे, आंसर द फॉलोइंग वो हो गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है करेक्ट आंसर को टिक करना है।
आ जाइए, करेक्ट आंसर को टिक करें। विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, कि भाई कौन सा एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, ये हमें बताना है। डेजर्ट है, इक्वेरियम डाउट, फॉरेस्ट आंसर तो इक्वेरियम होगा क्योंकि हमें नॉट पूछा है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते वेदर इट इज ट्रू और नॉट, चेकिंग तो जरूरी है, अदरवाइज आप शक करेंगे ये सही आंसर है या नहीं, तो आपको चेक करवा देते हैं। आ जाइए, हमने क्या देखना है, हमें देखना है इकोसिस्टम, ये रहा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स में फिजिकल एनवायरनमेंट इन, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, तो फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, माउंटेन है, लेक है, रिवर है, ओशन है और स्मॉल पॉन्ड है। यहाँ पे कहीं एक्वेरियम नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया क्या, एक्वेरियम। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया भाई, एक्वेरियम हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, बताइए ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी, कौन सा हमारा कंपोनेंट नहीं है। चलिए एक बार देख लेते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट हमारे फर्स्ट पेज पे आ जाइए। फर्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं, कम्युनिटी, रिलीजन, ये तो है, लैंड कहीं नहीं दिख रहा मुझे, कहीं दिख रहा है आपको लैंड, नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया भाई, लैंड हो जाएगा, क्या हमें लैंड यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, तो आ जाइए कहाँ पे, लैंड पे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। रिलीजन है, कम्युनिटी है, लैंड नहीं, हमें नहीं बताना है, हमारा आंसर हो गया ये। विच इज ए ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये आपको ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है, माउंटेन है, सी है या रोड है, रोड है, रोड ही बनाता है, सी और माउंटेन तो ह्यूमन बनाता ही नहीं। विच इज अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट, क्या है थ्रेट एनवायरनमेंट की, क्या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, ग्रोइंग प्लांट नहीं, ग्रोइंग पॉपुलेशन हाँ, ग्रोइंग क्रॉप नहीं, ग्रोइंग पॉपुलेशन बिल्कुल, यही हमारा आंसर, थ्रेट पहुंचाता है एनवायरनमेंट। पॉपुलेशन बढ़ेगी, नीड्स बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन करेंगे हम। ठीक है, अब क्या है, मैच द फॉलोइंग, अब हमें क्या करना है भाई, मैच द फॉलोइंग करना है, चलिए करते हैं। बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, एनवायरनमेंट। सबसे पहले बायोस्फीयर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है बायोस्फीयर का, ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर कनेक्ट इंटरेक्ट, ये हो सकता है बायोस्फीयर का, ये हो गया। एटमॉस्फेयर का क्या हो सकता है, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, बिल्कुल। हाइड्रोस्फीयर का क्या हो सकता है, वाटर, देखिए डोमेन ऑफ वाटर। एनवायरनमेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और सराउंडिंग, रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एनवायरनमेंट जो है इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मगर अगर देखें तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि एनवायरनमेंट का क्या हो सकता है, क्या लिखा हुआ है बुक में, क्योंकि जो बुक में होगा वही हम मानेंगे। थिंग्स whatever we see in our surroundings are collectively called environment. That is the place, people, things and nature that surrounds any living organism is called environment. Place, people, thing and nature that surround any living organism is called an environment. ठीक है, तो ये हो गया, हमारा आंसर क्या होगा इसमें, हमारा आंसर हो गया रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, नहीं, हमारा आंसर अराउंड सराउंडिंग्स ही होगा। ठीक है, अब आ जाएगा गिव रीजंस, पहला दूसरा, मैन मॉडिफाइज इन एनवायरनमेंट, बिल्कुल मैन की नीड्स के द्वारा एनवायरनमेंट बदलता है। प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर, बिल्कुल, ये आपको होमवर्क में करना है, ये कोई एक्टिविटी, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू अस, यू कैन ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनवायरनमेंट। अब आ जाती है कुछ और एक्सरसाइजेस, अब क्या जाएंगी, कुछ और एक्सरसाइज आएंगी, जिनमें से मैं आपको ज्यादातर ये आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, आपसे कुछ कराता हूँ, फिर होमवर्क के लिए कुछ मैं कर लेता हूँ और कुछ होमवर्क दूँ। द लेयर बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड, क्रस्ट के अंदर क्या था, मेंटल, बताया था ना, ओशन, सीज, रिवर्स, लेक, स्नो, आइस, ग्लेशियर, वाटर वेपर टुगेदर फ्रॉम द व्हाट, ओशन है, सीज है, वाटर है, लेक है, स्नो है, आइस है, ग्लेशियर है, वाटर वेपर है, ये सब हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। हमारा आंसर क्या हो गया, हाइड्रोस्फीयर। द फंक्शंस लाइक एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट प्रोटेक्टिंग द अर्थ,
प्रोटेक्टिंग द अर्थ, अर्थ को कौन प्रोटेक्ट करता है भाई? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर या हायोस्फेयर? एटमॉस्फेयर करता है। फोर्थ इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर एनवायरनमेंट जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है? नहीं, हमारा क्या है? एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है, हमारा जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन, मेक्स आवर अर्थ यूनिक प्लेनेट एज इट सपोर्ट्स। तो भाई बायोस्फीयर जो है वो एक यूनिक प्लेनेट बनाता है, तो हमारा बायोस्फीयर आंसर हो गया। अब ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं ये आपको क्या करना है अभी? होमवर्क में करना है, ठीक है, नीचे भी कुछ हो तो उसको भी आप होमवर्क में कर लीजिए, ठीक है, ये भी आपको ये आपको होमवर्क में करना है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप ये होमवर्क करके लाएंगे। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।